हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे और फिट और फाइन होंगे। और आज का वीडियो है वो अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। हमने 2-3 वीडियो पे रिएक्शन दिया है इस बारे में, पर रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो अभी तक का हमने उस वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया था। और वीडियो आज का ज्ञान ज़रा हटके चैनल का है और वीडियो का टाइटल है आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट, आखिर विवाद है क्या। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रियल विवाद है क्या और इसमें पाकिस्तान और तुर्की क्यों कूद रहे हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। और इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ मैशूर और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों मेरे हिसाब से आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो ये है आर्मेनिया और ये है अजरबैजान। ये दोनों ही देश ना सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बल्कि इन दोनों ही देशों के बीच में उतना ही घनिष्ठ प्रेम है जितना कि हमारे और परम मित्र के बीच। और इन दोनों ही कंट्रीज के बीच इसी अपार प्रेम का नतीजा है कि आज की तारीख में ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की फाइल निपटाने में लगी हुई है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पिछले 6 दिन से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वहाँ मौजूद एक इलाका जिसे नगोर्नो काराबाख कहा जाता है, उसको लेकर ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बल्कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं दुनिया के अदर देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, थैंक्स टू टर्की। अदरवाइज ये दोनों ही आपस में लड़ते, बट भाई साहब को उंगली करने की आदत है, इस वजह से रायता फैल रहा है। लेकिन इस रायते में मुरमुरी डाल के इसे हम लोग पिए उससे पहले बात करते हैं इस इलाके के इतिहास के बारे में। क्योंकि आज की तारीख में ये कॉन्फ्लिक्ट जो इन दोनों ही कंट्रीज के बीच चल रहा है, इसकी जड़ इतिहास में छुपी है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद उस इलाके में वो देश जो कि एक्चुअली में पावर में आया वो था रशिया। और क्योंकि रशिया उस इलाके पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उस इलाके को कंट्रोल करना चाहता था। वैसे कोई कमेंट करे उससे पहले मैं बोल दूं कि यहाँ यूएसएसआर के बारे में बात हो रही है, बट क्योंकि फ्लो में बोलने में रशिया आता है इस वजह से रशिया। क्योंकि रशिया उस वक्त उस इलाके को कंट्रोल करना चाहता था, इस वजह से रशिया ने वहाँ मौजूद दोनों ही पार्टीज, अब ये दोनों ही पार्टीज कौन है इसको समझने के लिए हम लोग इतिहास में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। असल में ये जो इलाका है जहां आज की तारीख में अजरबैजान और आर्मेनिया है, इस इलाके में शुरुआत से ही 2 रिलीजन के लोग रहा करते थे, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। उससे पहले यहूदी भी हुआ करते थे, पर उनको तो इन लोगों ने पहले ही निपटा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि एक समय तक वहाँ ये लोग शांति से रह रहे थे। लेकिन साल 1894 में जब ओटोमन एम्पायर द्वारा वहाँ रहने वाले क्रिश्चियन रिलीजन के लोग, जिन्हें आर्मेनियन कहा जाता है, वैसे आर्मेनिया में रहने वाले अदर रिलीजन के लोगों को भी आर्मेनियन कहा जाता है, बट मेजोरिटी क्रिश्चियन है। सो साल 1894 से लेके साल 1896 तक जब ओटोमन एम्पायर द्वारा वहां रहने वाले तकरीबन 3 से 5 लाख लोगों की फाइल निपटाई गई, तो उसके बाद से ही वहां रहने वाले इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच प्रेम का वो बीज उत्पन्न हुआ जो आज फल दे रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी, क्योंकि आर्मेनियंस मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कहीं ये लोग ब्रिटेन का साथ ना दे दे, इस डर से ओटोमन एम्पायर के लोगों ने एक बार फिर से साल 1915 में तकरीबन 1.5 मिलियन, बोले तो 15 लाख आर्मेनियंस की फाइल निपटा दी। मतलब अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया प्रेम कितना गहरा है। सो क्योंकि दोनों ही पार्टीज के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ही ओटोमन एम्पायर का पतन हुआ, तो उस वक्त यानी कि साल 1918 में इन दोनों ही पार्टीज के बीच उस इलाके पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के मकसद से जंग शुरू हो गई, जो साल 1920 तक चली। और इस वॉर को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ना सिर्फ पहली ऑफिशियल वॉर माना जाता है, बल्कि उस वॉर के रिजल्ट के तहत उस वॉर में ये दोनों ही देश नहीं जीते, बल्कि जीता कौन? यूएसएसआर, बोले तो रशिया। और इसी वजह से ये दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही ना सिर्फ सोवियत यूनियन के पाले में चली गई, बल्कि ये वो पल था जहां से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक्चुअली में कलेश का रूप लिया। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि असल में उस वक्त रशिया उस इलाके पे अपना कंट्रोल करना चाहता था, और वो ये भी नहीं चाहता था कि भैया इन दोनों ही कंट्रीज को ऐसा फील जाए कि इन दोनों ही कंट्रीज को डायरेक्टली रशिया कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से उस वक्त वहां रशिया ने वही चाल चली जो कि ब्रिटेन ने
भारत में चली थी। बोले तो फूट डालो और शासन करो। और इसी वजह से साल 1920 में फर्स्ट आर्मेनियन अजरबैजानी वॉर के खत्म होने के बाद जब ये दोनों ही पार्टी सोवियत रूल के अंडर में आई तो सोवियत यूनियन ने इन दोनों ही पार्टीज के बीच फूट डालने और इन दोनों ही पार्टीज द्वारा अपने खिलाफ भविष्य में होने वाली पोटेंशियल बगावत को रोकने के मकसद से, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, स्पेशली अजरबैजान में रहने वाले लोगों की ओर से, क्योंकि अजरबैजान में रहने वाले लोग टर्किश एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं और क्योंकि उस वक्त टर्किश नेशनलिज्म अपने उफान पे था, इस वजह से उस वक्त रशिया के उस वक्त के मौजूदा लीडर स्टालिन ने रशिया की सेफ्टी को इंश्योर करने के मकसद से एक ऐसा प्लान बनाया जिसने इन दोनों ही पार्टीज को रशिया से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि साल 1920 में फर्स्ट आर्मेनियन अजरबैजानी वॉर के खत्म होने के बाद जब ये दोनों ही पार्टीज यूएसएसआर का हिस्सा बनी तो यूएसएसआर का हिस्सा बनने के बाद इन दोनों ही पार्टीज के बीच उस इलाके की जमीन के ऊपर कब्जे को लेके चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के नाम पे यूएसएसआर के लीडर बोले तो स्टालिन ने उस वक्त उस इलाके में इन दोनों ही पार्टीज के बीच एक नई बॉर्डर खींचते हुए न सिर्फ एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया बल्कि इन दोनों ही पार्टीज के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी चला आ रहा है। क्योंकि नागोर्नो काराबाख का ये जो इलाका है जिसको लेके ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ की 94% पॉपुलेशन आर्मेनियन एथनिसिटी को बिलोंग करती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टालिन ने जब वहाँ बॉर्डर खींची तो इस इलाके को आर्मेनिया को देने के बजाय अजरबैजान को दिया, जो ना तो आर्मेनिया को मंजूर था और ना ही नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लोगों को। और इसी वजह से देखते ही देखते नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लोगों ने ना सिर्फ हथियार उठा ली बल्कि साल 1923 आते आते तो स्थिति ये हो गई कि रशिया को ये नागोर्नो काराबाख वाले इलाके को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना पड़ा। यानी कि अब ये इलाका ना तो आर्मेनिया का था और ना ही अजरबैजान का, लेकिन चाहिए दोनों को ही था। सो दोनों ही कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। लेकिन फिर आया साल 1988 जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि साल 1988 में नागोर्नो काराबाख के अंदर नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया में मर्ज करने को लेके ना सिर्फ एक मूवमेंट खड़ा हुआ बल्कि नागोर्नो काराबाख की उस वक्त की असेंबली ने इस चीज को लेके एक रेजुलेशन भी पास कर दिया जिसे इमीडिएट रशिया ने भी रिजेक्ट कर दिया और अजरबैजान ने भी। लेकिन विवाद तो खड़ा हो चुका था और इसी वजह से उस इलाके में टेंशंस एक बार फिर ना सिर्फ बढ़ना शुरू हुई बल्कि इसके बाद यानी कि साल 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके तुरंत बाद नागोर्नो काराबाख ने खुद को रिपब्लिक ऑफ आर्टसक बताते हुए एक आजाद देश घोषित कर दिया, जो ना सिर्फ एक बहुत विवादित कदम था बल्कि नागोर्नो काराबाख के इस कदम के बाद वहां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक फुल फ्लैश वॉर शुरू हो गई, जो ना सिर्फ साल 1994 तक चली बल्कि इस वॉर में अच्छे खासे लोगों की जान भी गई। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से यहाँ रशिया पिक्चर में आया, क्योंकि एक्चुअली में वो रशिया ही था जिसने साल 1994 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच ना सिर्फ एक सीज फायर एग्रीमेंट कराया बल्कि रशिया द्वारा कराए गए इस एग्रीमेंट के तहत नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाके का कंट्रोल आर्मेनिया को दे दिया गया, जो अजरबैजान को मंजूर नहीं था। और इसी वजह से उसके बाद कई बार वहाँ पे अजरबैजान की ओर से सीज फायर तोड़ते हुए नागोर्नो काराबाख और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई। तो ये था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का पूरा विवाद। इनफैक्ट आज अभी की कंडीशन में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो इसी विवाद का नतीजा है। लेकिन इस बार सीज फायर किसने तोड़ा और पहला कदम किसने बढ़ाया, इसको लेके अभी तक भी मामला क्लियर नहीं है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अभी की कंडीशन में स्थिति ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही कंट्रीज के बीच अच्छे खासे स्तर पे लड़ाई चल रही है। तुर्की अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है और फ्रांस, रशिया और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों ही कंट्रीज से अपील कर रही है कि भैया विवाद खत्म करो। लेकिन तुर्की ने यहाँ पे जो स्टैंड लिया है और जिस तरीके से तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को अजरबैजान के सपोर्ट में भेजा है वो इंटरनेशनल पीस के लिए ना सिर्फ एक चिंता की बात है बल्कि इसके पीछे तुर्की के जो गोल है जिन्हें अपने इस कदम से तुर्की अचीव करना चाहता है उनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है इसे तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफिशियली अजरबैजान का हिस्सा मानती है। और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद नागोर्नो काराबाख ने खुद को वो जो इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया था उस इंडिपेंडेंट नेशन को आज तक दुनिया में एक भी नेशन ने मान्यता नहीं दी, इंक्लूडिंग आर्मेनिया। जी हाँ, आर्मेनिया भी उसे देश नहीं मानता। सो आज के हमारे वीडियो का पूरा फोकस इस कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को समझने में था और वही हम लोगों ने किया। इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता दूं, जैसे भले ही रशिया ने फ्रांस के साथ मिलकर दोनों ही पार्टी से शांति बनाए रखने की अपील की हो, लेकिन एक्चुअली में इस
पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रशिया शुरू से ही ना सिर्फ आर्मेनिया को सपोर्ट करता आया है, बल्कि आर्मेनिया के अंदर रशिया का आर्मी बेस भी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आर्मेनिया और अजरबैजान की फोर्सेस के अलावा एक तो टर्किश फोर्सेस भी लड़ रही है और दूसरा एक भाड़े की फौज भी वहाँ लड़ने के लिए गई है। जी हाँ साहब, बाप के आदेश पे इन लोगों ने अपनी भाड़े की फौज को वहाँ पे अजरबैजान की साइड से लड़ने के लिए भेजा है। भाई वो मुर्गियों के अंडे बिक नहीं रहे तो कहीं न कहीं से तो आदमी पैसे की व्यवस्था करेगा। आप जबरदस्ती हंस रहे हो यार। खैर, इसके अलावा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हाल ही में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने इजरायली एम्बेसडर को अपने यहाँ से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इजराइल अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो हाल फिलहाल में अमेरिका ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि भैया अगले महीने चुनाव है अमेरिका में, सो चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहते। बाकी अमेरिका का एग्जैक्टली क्या रुख रहेगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। और हाल फिलहाल अमेरिका अगर कोई पोजीशन लेता भी तो वो बहुत सॉफ्ट पोजीशन होगी। तो दोस्तों, ये था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का पूरा विवाद और एक छोटा सा अपडेट। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बात करेंगे जो उन्होंने इतिहास बताया, वो तो ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद जब रशिया ने पूरा कंट्रोल में ले लिया एरिया, और जब सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद जो वहाँ से शुरू है वो सोवियत यूनियन में थे तब भी था, और सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ उसके बाद भी वही है। और यहाँ पे आपने मैप ठीक से देखा होगा, जो वो एरिया है वो अज़रबैजान के अंडर आता है पूरा, और जो अज़रबैजान का कुछ एरिया है वो बीच में आर्मेनिया आता है, और लेफ़्ट साइड में अज़रबैजान का कुछ एरिया है। तो ये पूरा गुत्तम गुत्ता है यहाँ पे। और दूसरी बात करेंगे, इन्होंने तो पूरा समझा दिया है विवाद क्या है, पर यहाँ पे अभी जो ये वॉर शुरू हुई है उसका कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहा है। दूसरी बात, इस वक्त रशिया उस हालत में नहीं है कि लड़ सके डायरेक्ट आके, ऐसा मतलब ऐसा टर्की का मानना है, ऐसा उनको लगता है कि रशिया इतने जल्दी नहीं आएगा, और वो अभी तक सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। रशिया अभी तक नहीं आया, 7 दिन हो गए, इतने सारे सोल्जर्स मरे, आर्मेनिया के सिविलियन मरे, फिर भी अभी तक रशिया ने आया नहीं है। और सबको पता है कि यहाँ पे रशिया के सोल्जर्स टर्की के सोल्जर्स उस वॉर में लड़ रहे हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली और ऑफिशियली भी कह सकते हैं, पर टर्की मानता नहीं है इस बात को। पर यह जग जाहिर है कि है उनके सोल्जर्स और उनके हथियार भी है। और दूसरा, पाकिस्तान भी है इसमें कूद पड़ा है। तो ये इतनी मतलब अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसको बहुत सोच समझ के शुरू किया है। जहाँ पे यूएस में इलेक्शन है, उनको पता है जब तक उनका पूरा इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा वो ऑफिशियली उतर नहीं पाएंगे यहाँ पे। और रशिया पे इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए, रशिया की इकोनॉमी पूरी बैठ चुकी है, तो रशिया डायरेक्टली नहीं आएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पुतिन है, और पुतिन का जिस दिन दिमाग घूम जाए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो पूरा फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।